अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 27 कंडक्ट हुआ, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, तो इनको आज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। In paper chromatography, the point at which the solvent rises the maximum, it is known as, कि वो पॉइंट जहाँ पे सॉल्वेंट मैक्सिमम राइज करता है, इट इज़ नाउन एज सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो सबसे ज़्यादा मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है एज़ कम्पेयर टू आवर एनालाइट, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ द सॉल्वेंट फ्रंट। बेसिकली सॉल्वेंट जो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, लाइक इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज़। देखें स्टूडेंट्स, मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया था कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज होती है। अगर आपके पास पोलर स्टेशनरी फेज होगी तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम रिक्वायर्ड टू ड्राई दी TLC प्लेट। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो हम प्लेट बनाते हैं तो उसको एक्टिवेट करना होता है, उसको ड्राई करना होता है, तो उसको हमने ओवन में रखा था, वो ऑलमोस्ट हमने 30 मिनट्स के लिए ओवन में रखना होता है, और 105 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना होता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, 30 मिनट्स के लिए आपने उसको ड्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ TLC। तो बेसिकली हमने बात की थी कि जो TLC का बेसिक प्रिंसिपल है दिस इज़ द एड्जॉर्प्शन, बिकॉज क्योंकि हम TLC में जो यूज़ करते हैं वो स्टेशनरी फेज़, वो सॉलिड स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं, एड्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हमारा जो एनालाइट होता है वो बेसिकली एड्जॉर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। और फिर मोबाइल फेज़ जो है वो क्या करती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस उस हमारे सॉलिड मटेरियल को वहाँ से क्या करती है, उस इंट्रैक्शन को ब्रेक करके वो कैरी आउट करके ले जाती है और उसको सेपरेट करवाती है। तो बेसिकली हमारा जो मैकेनिज़्म होता है TLC में वो एड्जॉर्प्शन होता है, और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारा मेजर प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल, वो होता है पार्टीशन। कौन सा जो हमारा प्रिंसिपल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जनरली, लेकिन एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है, लेकिन वो केस वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। द कंपोनेंट विद द मोर एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज इज़। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बार बार यही मैकेनिज़्म मैंने आपको समझाया था, और मैंने आपको ये बताया भी था कि देखिए ये जो इंट्रैक्शन मैकेनिज़्म है बेसिकली एनालाइट का, स्टेशनरी फेज़ का और मोबाइल फेज़ का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्ज़ाम के हवाले से जितने मर्जी जो कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये इंट्रैक्शन जो है ना वो मैकेनिज़्म आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। तो देखिए मैंने आपको साथ जिक्र किया था कि जो कंपोनेंट जो हमारा एनालाइट स्टेशनरी फेज़ के साथ, ठीक है, जितनी उसकी ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगी तो वो हमारा जो एनालाइट होगा वो मूव नहीं कर पाएगा, तो वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ही जुड़ा रहेगा, ठीक हो गया। तो वो स्टेशनरी फेज़ के साथ जुड़ा रहेगा तो वो इतना मूव नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो ट्रैवलिंग होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। तो जिस कंपोनेंट की आपकी मोबाइल फेज़ के साथ सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन ग्रेटर होगी तो वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, और वो एंड पे जाके यानी कि लार्ज डिस्टेंस पे जाके वो क्या होगा, सेपरेट आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In which of the following type of paper chromatography the mobile phase move horizontally over the circular sheet of paper। तो ये हमने बात की थी पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप थी रेडियल या जिसको हमने सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी कहा था। देखें दिस इज़ द पेपर, सर्कुलर पेपर है, फिर हमने दरमियान में स्पॉट सेंट्रल पॉइंट चूज़ किया, और फिर लेड पेंसिल से हमने क्या लगाई, लाइन्स लगाई इस तरह सर्कुलर वे में। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमने इसकी वेज बनाई थी, क्या बनाई थी, वेज बनाई थी, तो फिर उसके बाद जो है ना वो सॉल्वेंट को जब ये वेज टच करती थी तो बेसिकली सॉल्वेंट यहाँ पे क्या करता था, राइज अप करता था, और उसके बाद सॉल्वेंट बिल्कुल हॉरिजेंटली डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता है, सेपरेट आउट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इस तरह, यानी कि जो प्लेन सरफेस होती है उसकी बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन पे है ना वो अपने आप को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसी डायरेक्शन में ये क्या करवाता है, अपने सैंपल को सेपरेट आउट करवाता है। तो रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो सर्कुलर शीट ऑफ पेपर पे जो है ना वो सेपरेशन करवाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हमने जब कैटेगरीज बनाई थी, मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फ़लाँ कैटेगरी होगी तो फ़लाँ उस टाइप में आएगा। तो उस केस में हमने देखा था कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के 2 केसेस हैं। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक प्लेन सरफेस पे भी परफॉर्म की जा सकती है और कॉलम में भी परफॉर्म की जा सकती है। अगर आप परफॉर्म करेंगे ऑन द प्लेनर सरफेस, ठीक है, प्लेनर सरफेस पे इसको परफॉर्म करेंगे तो उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह कॉलम में अगर आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आ जाती है, HPLC आ जाती है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या GC आ जाती है। तो ये दोनों जो है ना बेसिकली हमारे पास टाइप्स हैं इन केस ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द प्रोसेस where the mobile phase moves through the stationary phase by the influence of gravity or या कैपिलरी एक्शन। तो देखें ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारे एनालाइट की सेपरेशन होती है वो बेसिकली हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में होती है। लाइक जो एक प्लेन्स में होती हैं और उसको हम क्या करते हैं, हैंग करके रखते हैं। लाइक आपके पास जो पेपर है, आपके पास जो TLC प्लेट है, तो उस केस में बेसिकली कैपिलरी एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, या ग्रेविटी एक्शन परफॉर्म होता है। लाइक इन दी हमने जो डिसेंडिंग की बात की थी, ठीक है, तो इन केस ऑफ डिसेंडिंग जो है वहाँ जो है ना वो ग्रेविटी एक्शन भी परफॉर्म होता है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो सेपरेशन होती है। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में ये होता है, ओपन सरफेस जो हमारे पास होती है उसमें ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू द ग्रेविटी जो है ना वो सेपरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकेटिंग एजेंट ऑफ इमाइनो एसिड्स। तो हमने डिफरेंट लोकेटिंग एजेंट्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने इमाइनो एसिड को सेपरेट करना है, हमारा एनालाइट इमाइनो एसिड है, तो उसके लिए बेस्ट लोकेटिंग एजेंट हम निनहेड्रिन स्प्रे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या देता है, ब्राउन या पर्पल कलर्ड कंपाउंड देता है। कौन सा, ब्राउन और पर्पल कलर्ड हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। तो वो निनहेड्रिन इमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके पर्पल और या ब्राउन कलर्ड कंपाउंड दे देता है, जिसको हम यानी कि विजुअलाइज कर देते हैं। इसी तरह अमोनिया स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन वेपर्स भी हमने यूज़ किया था। तो आयोडीन वेपर्स की अगर हम बात करें तो जनरली ये क्या होता है, ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हम आयोडीन वेपर से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और जनरली ये क्या देता है, ये विजिबल ब्राउन स्पॉट देता है। आयोडीन वेपर्स भी क्या देता है, विजिबल ब्राउन स्पॉट जनरली हमें मिलता है इन केस ऑफ आयोडीन वेपर्स, ठीक है। और ये जनरली कॉमनली यूज़ होता है फॉर द लिपिड्स, स्टीरोल्स, अल्कलाइड्स। तो आयोडीन वेपर्स को जनरली हम करते हैं विजुअलाइज करने के लिए लिपिड्स, स्टीरोल्स एंड अल्कलाइड्स। तो इनके लिए जनरली हम आयोडीन वेपर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन दी कॉलम। हमने बात की थी कि गैस क्रोमेटोग्राफी सिर्फ और सिर्फ किस में परफॉर्म की जाती है, कॉलम में परफॉर्म की जाती है, बिकॉज दिस इज़ द मोर एफिशिएंट टेक्निक। और इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इस केस में अगर हम बात करें तो स्टेबल एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ GC, ठीक है। और इट कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ कैरियर गैस होना चाहिए, जो कि ओपन सरफेस में अवेलेबल नहीं होता। ओपन सरफेस में फ़्लो को कंट्रोल करना, कंसिस्टेंट फ़्लो को कंट्रोल करना, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो GC जो है वो ओनली परफॉर्म इन दी कॉलम, नोट कर लें इसको। 11 क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम स्मॉल सैंपल मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं, प्लांट पिगमेंट्स को भी कर सकते हैं, डाई स्टफ को भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑल दी करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रक्चर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स की फॉर्म में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है इन एन एड्जॉर्बेंट कॉलम, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राम, चाहे वो हम प्लेनर्स क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो उस वक्त में हम इसको क्या क्रोमेटोग्राम कहते हैं, चाहे कॉलम की बात करें तो उस केस में जो पीक्स आती हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। बेसिकली जो हमारा रिजल्ट होता है, जो जिस पे कंपोनेंट सेपरेट हो चुके होते हैं, दिस इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन चैम्बर इज़ यूज्ड फॉर। तो आयोडीन चैम्बर को जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर इन द डिटेक्शन इन TLC,
तो कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए इन टीएलसी में, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इसको आयोडीन चैम्बर हम जनरली यूज़ करते हैं। तो आयोडीन जो है, दिस इज़ दी आयोडीन वेपर्स होते हैं, इसमें सोल्यूशन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लेट होती है, टीएलसी प्लेट होती है, हम इसको क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है, और उसके फ्यूम्स जो है वो उस सरफेस के ऊपर चले जाते हैं और जैसे उसको विजुअलाइज कर लेते हैं कंपोनेंट को। तो बेसिकली दिस इज़ दी आयोडीन चैम्बर, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन चैम्बर। तो ये हम जनरली टीएलसी में यूज़ करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि पेपर की जो स्ट्रक्चर होती है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़ ग्रेटर इन विच क्रोमेटोग्राफी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है कि आपने कंपोनेंट डाला, आपने सल्यूट डाला और उसमें से मैक्सिमम आपका सल्यूट जो है वो सेपरेट हो चुका है। दिस इज़ दी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो टीएलसी में जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है। इट इज़ द मोर एफिशिएंट टेक्निक। आपको मैक्सिमम सल्यूट जो है वो आपका सेपरेट हो जाता है। द रीज़न इज़ दैट एक तो हमारे पास होमोजीनियस स्टेशनरी फेज होती है इन केस ऑफ टीएलसी एज़ कम्पेयर टू द पेपर, क्योंकि हम इसकी क्या बनाते हैं, थिक स्लरी जो है ना वो पेस्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ टीएलसी। तो हमारे पास क्या मिलती है, होमोजीनियस हमारे पास क्या होती है, स्टेशनरी फेज कोटेड होती है। ठीक हो गया। और यूनिफॉर्मली कोटेड होती है। इसके अलावा शॉर्ट सेपरेशन डिस्टेंस होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, टीएलसी प्लेट को कंपेयर करें पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस में जाके इजीली इसकी सेपरेशन कर देती है कंपोनेंट की, जबकि ये जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके जनरली कंपोनेंट की क्या करती है, सेपरेशन करवाती है। और थिन लेयर क्या करती है, बेसिकली रिड्यूस द डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्योंकि ये थिक पेस्ट होता है तो यहाँ कंपोनेंट की जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूज़ होने के चांसेस कम होते हैं। जब डिफ्यूज़ होने के चांसेस कम होते हैं तो इट विल बी दी मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट एंड मोर रिप्रोड्यूसिबल। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी विच पेपर इज़ यूजफुल। तो एक बात याद रखिएगा, रिवर्स फेज में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होती है वो क्या होती है, वो होती है नॉन पोलर। क्या होती है, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज यूज़ होती है। तो इस केस में हमें पेपर की स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ती है। तो वाटरमैन फिल्टर पेपर में जनरली क्या होता है, वाटर जो है ना वो अवेलेबल होता है। तो दिस इज द पोलर। इसी तरह सेलुलोज पेपर जो हम जनरली यूज़ कर रहे हैं वो भी वाटरमैन फिल्टर पेपर जैसा होता है। तो उसमें भी हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होती है वो वाटर होता है, पोलर होती है। तो जनरली हम ये यूज़ नहीं करते। तो वाटरमैन फिल्टर पेपर भी यूज़ नहीं करते रिवर्स फेज में, सेलुलोज पेपर भी हम यूज़ नहीं करते। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसीटाइलेटेड पेपर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पेपर की ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे पास जनरल पेपर होता है वाटरमैन फिल्टर पेपर, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं विद दी एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एनहाइड्रस होता है, ये वाटर की सरफेस में से, पेपर की सरफेस में से वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और वाटर और पेपर की सरफेस को मॉडिफाई कर देता है फॉर द पोलर कंपाउंड्स। ठीक है। तो अब जो है ना वो बेसिकली जो सरफेस बन जाती है वो बन जाती है नॉन पोलर। क्या बन जाती है, नॉन पोलर बन जाती है, बिकॉज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल्स। तो अब ये नॉन पोलर सरफेस जब बन जाती है तो अब हम इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स। तुम्हारे पास अगर पोलर एनालाइड्स होंगे, पोलर सैंपल्स होंगे, पोलर एनालाइड्स होंगे तो उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉन पोलर स्टेशनरी फेज बन चुकी है। और इस केस में हमारी जो पोलैरिटी होनी चाहिए कंपोनेंट की और स्टेशनरी फेज की, वो क्या होनी चाहिए, वो मैच नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट वाइडली यूज एड्जॉर्बेंट फॉर द सेपरेशन। तो देखें, सेपरेशन के लिए हम डिफरेंट एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं, स्टेशनरी फेजेज यूज़ करते हैं। लाइक आप एलुमिना भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिका भी यूज़ कर सकते हैं, सेलुलोज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली या वाइडली यूज एड्जॉर्बेंट मटीरियल है वो सिलिका है, एंड दिस कंटेनिंग दी वाइड रेंज ऑफ सेपरेटिंग। ये वाइड रेंज ऑफ सेपरेशन है इसमें जनरली हम बहुत सारे कंपाउंड जो है ना वो सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, पोलर नॉन पोलर। तो इसके लिए इसकी जो रेंज है वो वाइडली यूज्ड होता है ये बेसिकली सिलिका। बाकियों की जो रेंज है वो लिमिटेड रेंज है फॉर द सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सल्यूट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी
में हम जनरली जो मालिक्यूल्स की सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मालिकुलर साइज एंड ज्योमेट्री। तो मालिकुलर साइज और ज्योमेट्री की बेस पे मालिकुलर कंपोजिशन भी इफेक्ट नहीं करती, मालिक्यूल किस फेज़ में है ये भी जनरली हम मैटर नहीं करती, क्या मालिकुलर फार्मूला ये भी नहीं करता। तो जनरली हम देखते हैं यहाँ पे मालिक्यूल का साइज और ज्योमेट्री। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हम क्या देखते हैं, मालिक्यूल की सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। ठीक है, कि वो क्योंकि हमारे पास जहाँ जो स्टेशनरी फेज़ होती है वो बेसिकली हमारे पास हाईली जो है वो पोरस सब्सटेंस होती है, तो उस पोर्स की बेस पे हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस। तो बेसिकली जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस होती हैं इनमें हमारा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, सेपरेशन की जाती है, वो रिटेंशन टाइम की बेस पे हम जनरली क्या करते हैं, इसकी सेपरेशन करते हैं। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम बेसिकली वो हमारा टाइम होता है कि जिस टाइम हम अपने एनालाइट को कॉलम में ऐड करते हैं या किसी सरफेस पे हम पुट करते हैं, चाहे वो प्लेनर है, चाहे पेपर क्रोमेटोग्राफी या TLC है। ठीक है, तो जिस टाइम आप स्पॉट लगाते हैं या जिस टाइम आप कॉलम में अपना एनालाइट ऐड करते हैं, तो वो टाइम और फिर उसके बाद जो टाइम जिस टाइम पे वो क्या करता है, कॉलम से इल्यूट होके जाता है, या वो प्लानर की अगर हम बात करें तो जो सेपरेट हो जाता है। तो यानी कि सैंपल आपने स्पॉट किया और उसके बाद जब सैंपल सेपरेट आउट हुआ, जो इल्यूट हुआ कॉलम से, तो ये जो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है इसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। क्या कहते हैं, दिस इज दी रिटेंशन टाइम। तो जितना रिटेंशन टाइम लेस होगा तो वो कंपोनेंट उतना जल्दी सेपरेट आउट होके चला जाएगा। ठीक हो गया। जिस तरह हमने साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में बात की, तो जो बड़े मालिक्यूल्स थे वो कम रिटेंशन टाइम लेते थे और जल्दी जल्दी इल्यूट होके चले जाते थे, और जबकि जो स्मॉलर मालिक्यूल्स होते थे वो इंटेंगल हो जाते थे इनटू द पोर्स, और वो रिटेंशन टाइम उनका ग्रेटर होता था और वो लेटर जाके क्या करते थे, वो सेपरेट आउट होते थे। नेक्स्ट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सेपरेशन इन द क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। फॉर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी ऑफ प्रोटीन्स विच वन इज़ द ट्रू। देखें, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इट आल्सो नाउन एज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आल्सो नाउन एज जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी इसको कहते हैं, और मालिकुलर सीविंग क्रोमेटोग्राफी भी हम इसको कहते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट नेम है। तो बेसिकली कौन सा जो है ना वो पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल प्रोटीन्स इनटू द पोर्स इन द बीड्स। बिल्कुल राइट है। तो हमने बात की थी कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते थे, स्मॉल प्रोटीन्स होती थी, वो जनरली क्या हो जाती थी, पोर्स के अंदर इंटर्स हो जाती हैं इनटू द बीड्स। बीड्स बेसिकली हमारे पास क्या हैं, दीज आर दी हाईली पोरस मटीरियल, स्टेशनरी फेज है हमारे पास। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। लार्जर प्रोटीन्स इंटर द पोर्स इनटू द बीड्स। भाई लार्जर प्रोटीन पोर्स के अंदर इंटर भी नहीं हो सकती। इसी तरह इलॉन्गेटेड प्रोटीन, या जिसको लार्जर प्रोटीन भी कहते हैं, इल्यूट लेटर फ्रॉम द कॉलम। भाई वो सबसे पहले इल्यूट होती हैं लार्जर प्रोटीन्स। इस तरह स्मॉलर प्रोटीन्स इल्यूट फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट। तो भाई स्मॉलर प्रोटीन्स पोर्स में इंटर हो जाती थी और वो लेटर जाके क्या होती थी, वो इल्यूट होती थी। तो दिस इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इन केस ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशनरी फेज कॉमनली यूज इन द जेल फिल्ट्रेशन कॉलम। तो हमने बात की थी कि जेल फिल्ट्रेशन में जनरली हम यूज़ करते हैं पोरस, हाईली पोरस स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं डेक्सट्रैन भी यूज़ कर सकते हैं, एगारोज भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर हाईली पोरस मटीरियल्स। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो इनमें से कौन सी टर्म जो है वो साइज एक्सक्लूजन से रिलेटेड नहीं है। तो इट इज़ आल्सो नाउन एज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी हम इसको कहते हैं, परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, और मालिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि पोरस मटेरियल की वजह से बेसिकली यहाँ पे सीविंग होती है। ठीक है, पोरस मटेरियल क्या होता है, सीविंग होने की वजह से इट इज़ नाउन एज मालिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सी, ये सारी की सारी रिलेटेड टर्म्स हैं। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ जेल फिल्ट्रेशन। इसमें से कौन सी जेल फिल्ट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं है।
तो जेल फिल्ट्रेशन या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी डिटर्मिनेशन हम करते हैं, जनरली मॉलिक्यूलर मास की भी डिटर्मिनेशन करते हैं। अच्छा, अगर हम इस केस में बात करें तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के केस में हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह डिटरमाइन करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो पीक आती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जनरली इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक अननाउन, दिस इज़ दी अननाउन पॉलीमर है, और एक हमारे पास क्या होता है, नाउन पॉलीमर होता है। तो हम क्या करते हैं, नाउन पॉलीमर को सबसे पहले जाके इसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। तो इसका रिटेंशन टाइम की बेस पे, किसकी बेस पे, रिटेंशन टाइम की बेस पे ये सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिटेंशन टाइम हम नोट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो अननाउन हमारा पॉलीमर होता है उसको हम पास आउट करवाते हैं, उसकी जो है ना वो फिल्ट्रेशन करवाते हैं, बेसिकली जेल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। तो उसका भी क्या आता है, रिटेंशन टाइम आता है, ठीक है। तो जब रिटेंशन टाइम आता है तो बेसिकली वो जो हमने कैलिब्रेशन कर्व ड्रा की थी, तो बेसिकली हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करवाते हैं, ठीक है। तो उससे हम फिर क्या करते हैं, अननाउन जो है हमारे रिटेंशन टाइम होता है उसको हम मैच कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कि उस अमाउंट, कितनी अमाउंट उसकी जो है ना वो पॉलीमर की अमाउंट मौजूद है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है इसका। तो इस केस में अगर हम बात करें तो प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ होता है पॉलीमर का, और प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी अमाउंट है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। तो ये सारे के सारे जेल फिल्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन इन द जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी का जो मैकेनिज्म है, बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, तो इसका जो मेजर प्रिंसिपल है, प्राइमरी जो मैकेनिज्म प्रिंसिपल है याद रखने, तो वो है सीविंग ऑन द बेसिस ऑफ पोर्स। तो बेसिकली पोर्स के थ्रू जो है हमारी क्या होती थी, वो हमारी सेपरेशन होती है। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोर्स के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते और जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोर्स के अंदर इंटर हो जाते हैं, यानी कि सीव हो जाते हैं। तो बेसिकली सीविंग मैकेनिज्म हम यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं या एक्सक्लूजन, बेसिकली एक्सक्लूजन और या सीविंग जो है ना मैकेनिज्म हमारा यहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ एड्जॉर्प्शन एंड जो पार्टीशन है, दीज आर दी लेस यूजफुल टर्म्स। तो हम इसको जनरली नहीं कह सकते कि हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है या पार्टीशन होता है। तो हमारा जो प्राइमरी मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली सीविंग मैकेनिज्म होता है इन केस ऑफ जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। 24, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द RF वैल्यू, कौन सी स्टेटमेंट RF वैल्यू के लिए जो है ना वो इनकरेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मैकेनिज्म है। तो देखिए RF वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यस, आप किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी एफिशिएंट टेक्निक होगी उसकी RF वैल्यू उतनी ग्रेटर होगी। लाइक TLC में जो RF वैल्यू होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। अगर आप सेम सैंपल है उसको आप क्या करवाते हैं, आप उसको सेपरेट आउट करवाते हैं, इन केस ऑफ पेपर, इन केस ऑफ TLC, दोनों को कंपेयर कर लें तो TLC के केस में उसकी RF वैल्यू जो होगी वो बेटर होगी, ठीक है, बेटर सेपरेशन होगी। इसी तरह इट्स वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1, येस, दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट है कि मोर देन 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मोर देन 1 उस वक्त पॉसिबल होगी जब आपका एनालाइट वो सॉल्वेंट से फास्टली मूव करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह RF वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मोबाइल फेज, यस, मोबाइल फेज पे ये बड़ा डिपेंड करती है। तो हमारे एनालाइट की मोबाइल फेज के साथ जितनी इंटरेक्शन ग्रेटर होगी तो उसके अकॉर्डिंग RF वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो हायर RF वैल्यू मीन हायर एब्जॉर्प्शन, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो भाई आपके एनालाइट की जितनी इंटरेक्शन आपकी एब्जॉर्प्शन होगी, तो जितनी हायर RF वैल्यू होगी तो इट मीन लोअर एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो आपका एनालाइट क्या करेगा, स्टेशनरी फेज के साथ जितना इंटरेक्शन शो करेगा तो वो क्या होगा, वो उतना ज़्यादा उसकी RF वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, क्या होगी, लोअर होगी। तो इसलिए RF वैल्यू मीन हायर एब्जॉर्प्शन नहीं होती बल्कि क्या होती है, लोअर एब्जॉर्प्शन होती है इन केस ऑफ अगर हायर RF वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला है। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया ना, वो जो ट्राइंगल मैंने आपको बताई थी, एनालाइट का, स्टेशनरी फेज का, मोबाइल फेज के बीच में जो इंटरेक्शन का मैकेनिज्म है, अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर जितनी मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप एक चुटकी में उसको सॉल्व कर लेंगे। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन पेपर क्रोमेटोग्राम, उसने बात की है पेपर क्रोमेटोग्राम की।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट्स, उसने कहा कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ए बी सी, उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस लाइन से उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, दिस इज लेट कर लेते हैं कि दिस इज़ योर बेस लाइन जिसके ऊपर आपने सैंपल लगाया हुआ है। हम लेट कर लेते हैं कि एक आपका सैंपल जो है जिसने 5 सेंटीमीटर कवर किया और वो कौन सा है, वो बी है। तो बी ने 5 सेंटीमीटर कवर किया डिस्टेंस, और इसी तरह आपका जो ए कंपोनेंट है उसने 7 सेंटीमीटर जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द बी कंपोनेंट। और आपका जो सी कंपोनेंट है उसने 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेट कर लेते हैं ये आपकी सॉल्वेंट फ्रंट है, तो इसने 9 सेंटीमीटर कवर किया, इसने 7 सेंटीमीटर कवर किया डिस्टेंस बेस लाइन से, इसने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आपके सामने इसका एक किस्म का आपके में क्रोमेटोग्राम मौजूद है। अब आप इसको कॉन्सेप्ट को देखें ज़रा। कंपोनेंट बी हैज़ लोएस्ट आरएफ वैल्यू अमॉन्ग देम। यस, ये जो कंपोनेंट बी है इसने लेस डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी कंपोनेंट है इसकी सॉल्वेंट के साथ जो इंटरेक्शंस है वो लेस थी, इसकी वजह से ये जल्दी सेपरेट हो गया और यहाँ रहा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ग्रेटर है, जबकि सॉल्वेंट के साथ इसकी इंटरेक्शन को है वो लेस है। तो बी कंपोनेंट हैज़ लोएस्ट आरएफ वैल्यू अमॉन्ग देम। तो यस, ओके। बी कंपोनेंट सी हैज़ द लेस इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। तो सी कंपोनेंट की आप देखें तो इसकी जो इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ क्या थी, लेस है। इसी वजह से है इसकी कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन है वो मोबाइल फेज के साथ ग्रेटर दी और इसने मोर डिस्टेंस कवर किया विद दी मोबाइल फेज। तो ये भी जो है ना वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह डी पे चले जाएं तो कंपोनेंट सी हैज़ मोर इंटरेक्शन विद द मोबाइल फेज, डेफिनेटली। तो जो कंपोनेंट सी है इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ग्रेटर है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन जो है कंपोनेंट बी इज़ लेस पोलर देन द अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई हमने बात की थी पेपर क्रोमेटोग्राम की। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राम है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है बेसिकली वो क्या है, वो पोलर है। वो क्या है, पोलर है। और आपने देखा जो बी कंपोनेंट है वो लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी कंपोनेंट जो है दिस इज द मोर पोलर एज कंपेयर टू दी अदर्स कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो बी कंपोनेंट जो है वो मोर पोलर है, इसकी वजह से स्टेशनरी फेज भी पोलर है, तो उसकी इंटरेक्शन ग्रेटर है जिसकी वजह से इसने लेस डिस्टेंस कवर किया। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बी कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वो मोर पोलर है एज कंपेयर टू दी अदर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइट विल बी एल्यूटेड मोर रेडिली। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में कौन सा एनालाइट जल्दी जल्दी एल्यूट होगा। तो भाई रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारी जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होती है। तो जब नॉन पोलर स्टेशनरी फेज होती है तो हमने ये भी डिस्कस किया था जो एनालाइट होना चाहिए वो मोर पोलर होना चाहिए। तो ठीक है, जो मोर पोलर एनालाइट होगा वो जल्दी जल्दी इल्यूट हो जाएगा, और जो नॉन पोलर एनालाइट होगा तो वो तो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर लेगा और वो बाद में जाके लेट जाके वो क्या होगा, इल्यूट होगा या सेपरेट आउट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट सूटेबल एज एड्सॉर्बेंट फॉर द क्रोमेटोग्राफी। तो कौन सा मटेरियल क्रोमेटोग्राफी के लिए सूटेबल नहीं है, एड्सॉर्बेंट मटेरियल। तो आप एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिका जेल भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड दिस इज द सॉल्ट, ये आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर द सेपरेशन ऑफ एज अ एड्सॉर्बेंट मटेरियल। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते कैल्शियम क्लोराइड को। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। साइज ऑफ थिन लेयर एड्सॉर्बेंट, जो आप क्या करते हैं थिन लेयर स्लरी बनाते थे और उस स्लरी की जो कोटिंग करते हैं उस प्लेट के ऊपर, तो उस प्लेट के ऊपर जो स्लरी की कोटिंग होनी चाहिए वो ना तो ज़्यादा थिक होनी चाहिए, अगर ज़्यादा थिक होती तब भी सेपरेशन नहीं होगी, ना ही ज़्यादा थिन होनी चाहिए, तो वो मीडियम साइज़ होना चाहिए। और वो ऑलमोस्ट इसको डिज़ाइन किया गया है 0.2 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होनी चाहिए, किसकी, स्लरी की, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट, TLC प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। साइज ऑफ स्पॉट इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी शुड बी।
वो जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेस लाइन लेते हैं और उसके ऊपर स्पॉट लगाते हैं, तो बेसिकली उसका जो साइज़ होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 2 to 5 मिलीमीटर इसका साइज़ होना चाहिए। तो मेरे नोट्स के अंदर मैंने वहाँ करेक्शन भी करवाई थी, तो वहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो वो एक मिस्टेक थी, तो आपने मिलीमीटर उसको आपने लिखना है। तो 2 से 5 मिलीमीटर बेसिकली जो है ना वो जो हमारा स्पॉट लगाते हैं इसका ड्रॉप का साइज़ होना चाहिए 2 to 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन है, इन क्रोमेटोग्राम द एरिया अंडर द पीक कैन बी यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रोमेटोग्राम में बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में जल्दी हमने देखा था कि TLC क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली यूज फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ एनालाइट। तो बेसिकली एनालाइट की हम क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में एनालाइट की कितनी अमाउंट है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा, तो वो भी सिंपल तरीका है। चलें मान लिया कि जो हमारे पास जो एनालाइट है, जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, वो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक तो है, वो क्वालिटेटिव टेक्निक तो है, वो सेपरेट आउट तो कर देती है, हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक भी है, यस, बट मोर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो मोर जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है क्वालिटेटिव टेक्निक, बेसिकली पेपर भी और TLC भी, लेकिन ये क्वांटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट आपके पेपर है या TLC प्लेट है, दिस इज़ द TLC प्लेट, ठीक है, इसके ऊपर स्पॉट आ चुका है, तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली इस स्पॉट का जो साइज़ होता है ये आपका बताता है कि इस स्पॉट का जो साइज़ होता है बेसिकली ये आपको इसका एरिया, इस स्पॉट का साइज़ और एरिया, इस स्पॉट का साइज और एरिया बेसिकली बताता है कि इस आपके सैंपल में कितनी एनालाइट की कंसंट्रेशंस है। मोर विल बी द एरिया, मोर विल बी द कंसंट्रेशन इन योर एनालाइट इन योर सैंपल। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उस स्पॉट का, तो वो आपका क्या होगा, वो आपके सैंपल में एनालाइट की कंसंट्रेशन उतनी ग्रेटर होगी। तो याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आपका दिस इज़ द मिक्सचर, आपने क्या था, दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द मिक्सचर, आपके कंपोनेंट A है, B है, तो आपने देखना है कि A कंपोनेंट कौन सा है, B कंपोनेंट कौन सा है, आपने ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी आपने चेक करना है, और दूसरा आपने देखना है कि एरिया आपने चेक करना होता है कि ऑन अकॉर्डिंग टू द एरिया आपको पता चल जाता है कि किस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ग्रेटर है। इसके अलावा सेकंड इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि इसको स्क्रैच करना होता है, किसके स्क्रैच करना होता है। अगर आपके पास TLC प्लेट है तो वो जो आपका एड्जॉर्बेंट एरिया है जहाँ पे आपका स्पॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना होता है, आपने उसको खुरच लेना होता है, स्क्रैच कर लेना होता है, और देन उसको वेट भी आपने उसका मेजर कर लेना होता है। तो इससे भी आपका मॉलिक्यूलर वेट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एरिया अंडर द पीक है ये हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन द सैंपल। तो उस पीक का एरिया, अगर हम ये प्लानर क्रोमेटोग्राफी है, अगर हम इस तरह हम बात करें कॉलम के केस में, तो कॉलम के केस में हमारे पास पीक्स आती हैं, बेसिकली क्या आती हैं, पीक्स आती हैं इस तरह की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A कंपोनेंट है, दिस इज द B, दिस इज द C, और आपसे पूछा जाए कि ये आपको क्रोमेटोग्राम मिल जाएगा, आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंपोनेंट में हमारा जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर है, तो भाई आपने एरिया देख लेना है, ये A कंपोनेंट का एरिया ग्रेटर है पीक का, तो इसका मतलब ये हो कि A की कंसंट्रेशन ग्रेटर है और B की उससे लेस है, और C का एरिया सबसे कम है तो इसकी और ज़्यादा कंसंट्रेशन लेस है। तो इस तरह आप इसको अमाउंट ऑफ कंपोनेंट भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, काफ़ी जो है ना वो एडिशनल पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको ज़रूर नोट करें। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, इंटरेस्टिंग डिस्कशन, तो सो नोट इट। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, मेहनत करें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।